नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पे। आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग एवं मंजूषा पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। वर्तमान में आखिर मधुबनी पेंटिंग क्यों है चर्चा में? वर्तमान में मधुबनी पेंटिंग की चर्चा में रहने का कारण है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस की यात्रा पे थे और फ्रांस की यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बच्चों को मधुबनी पेंटिंग से लैस कुछ खिलौने गिफ्ट किए हैं। इसलिए विश्व स्तर पर मधुबनी पेंटिंग एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं मधुबनी पेंटिंग की भूमिका के बारे में। बोला कि बिहार की गौरवशाली एवं समृद्ध कला एवं संस्कृति की परंपरा में मधुबनी पेंटिंग स्थान रखती है। बिल्कुल ही रखती है। किसी भी मतलब जो स्टेट होता है, कोई भी क्षेत्र होता है, उसकी कला, उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बताती है। और इसलिए जो मधुबनी पेंटिंग कम से कम वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्व है बिहार के लिए। और आखिर ये मधुबनी पेंटिंग है प्रचलित कहाँ है? तो बिहार के जो मिथिलांचल ज़िले हैं, जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है और जो नेपाल का जनकपुर इलाका है, इसके लिए विशेष रूप से प्रचलित है। और ये जो पेंटिंग कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग को महिला प्रधान पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जो पटना कला चित्रकला शैली था वो पुरुष प्रधान चित्रकला शैली था, ठीक उसी प्रकार से मधुबनी पेंटिंग क्या है, महिला प्रधान पेंटिंग है। क्योंकि इस चित्रकला शैली में अधिकतर जो महिलाएं, जो पेंटिंग बनाने वाली महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो महिलाएं ही हैं। साथ ही साथ इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस चित्रकला शैली में मतलब पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा जाता है। इसका प्रमाण यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंग कैसे? तो अगर पीला रंग बनाना है तो हल्दी का उपयोग लोग करते हैं। अगर उजला रंग बनाना है तो इसके लिए लोग इसका चावल का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसलिए बोल रहे इसको दुनिया के सामने लाने का श्रेय आखिर ये कैसे, कब पहली बार ऐसा हुआ कि मधुबनी पेंटिंग क्षेत्रीय पेंटिंग था और ये एक राष्ट्रीय पेंटिंग बन के और अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग बन के आए सामने। तो इसको दुनिया के सामने लाने का श्रेय दरभंगा जनपद के सब डिविजनल ऑफिसर WG आर्चर को जाता है। लोक कला की मौलिकता एवं विशिष्टता के कारण मधुबनी चित्रकला अपनी स्थानीय एवं भौगोलिक के सीमाओं के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे आते हैं मधुबनी पेंटिंग की विशेषताओं को हम लोग जानते हैं। तो क्या है, मधुबनी चित्रकला के 3 प्रकार मिलते हैं। पहला हो गया भित्ति चित्र, दूसरा हो गया अरिपन और तीसरा हो गया पट्टचित्र। भित्ति चित्र, अरिपन और पट्टचित्र। भित्ति चित्र में क्या कुछ बातें हैं? बोल रहा है इसके तहत घर की सजावट धार्मिक चित्रों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, भित्ति चित्र का मतलब हम लोग जानते हैं कि भित्ति का मतलब दीवार होता है। दीवार पर जो चित्र मतलब अंकित किए जाते हैं उनको भित्ति चित्र बोलते हैं। और ये चित्र मुख्यतः किस चीज़ से प्रधान मतलब ये लैस है? तो धार्मिक चित्रों से। धार्मिक चित्र कैसे? जैसे राधा कृष्ण की, जो ये राधा कृष्ण का चित्र, शिव पार्वती का चित्र, लक्ष्मी विष्णु का अंकन मुख्य होता है। भित्ति चित्र एक दूसरे रूप में अंदरूनी कमरे, कोहबर की दीवारों पर वो कोनों उसके कोनों पर अंकित होते हैं, इसलिए इसको कोहबर पेंटिंग भी कहा जाता है। यहाँ पशु पक्षी के चित्र भी होते हैं, जैसे कि सिंह शक्ति का, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का और सूर्य चंद्र दीर्घायु का प्रतीक है। अक्सर हम लोग अपने घरों में मतलब शादी के दौरान, शादी के बाद मतलब सुबह में कोहबर भरने की प्रथा होती है। कोहबर घर का एक भंडार कोना होता है जहाँ पे जो हमारा आराध्य देव का वो स्थान होता है और उस जगह पे ये पेंटिंग मतलब बनाया जाता है। इस पेंटिंग में मुख्यतः हम लोग देख चुके हैं कि जो ये धार्मिक चित्र होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, और हम साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि मतलब कुछ प्राकृतिक जो पशु पक्षी हैं, प्राकृतिक प्रतीकों का भी यहाँ पे वो किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। जैसे सिंह जो होता है, सिंह की जो आकृति बनाई जाती है वो शक्ति प्रतीक होता है, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक होता है और सूर्यचंद्र दीर्घायु का प्रतीक होता है। तो पहला जो प्रकार हम लोगों ने पूरा कर लिया। दूसरे प्रकार पे आते हैं अरिपन। यह महिलाओं द्वारा घर के आंगन या चौखट के सामने बनाया जाता है। इसमें पिसे हुए चावल, पानी को मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। अक्सर हम लोग अपने घरों में देखे होंगे कि चौखट पे हमारे यहाँ मतलब चौका पारने का मतलब रिवाज है। जैसे शादी में भी जो मंडप होता है, मंडप में जहाँ पे शादी होती है और वहाँ पे पूजा होता है, तो उस जगह पे चौका पारा जाता है। और साथ ही हम लोग अपने घर के दरवाज़ों पे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं द्वारा ये मतलब जो बनाया जाता है। तो और ये किस चीज़ से बनाया जाता है? चावल और पानी को मतलब मिला के, चावल को पीस के उसका रंग बन जाता है सफ़ेद और इससे अरीपन बन जाता है। तो दूसरा प्रकार भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आते हैं तीसरे प्रकार पट्टचित्र पे। बोल रहा इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देने की बजाय उसके महज उसके हेतु को अंकित करने के साथ होता है। चित्र मुख्यतः अंगुलियों या बांस की तुलिका से बनाए जाते हैं और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें जैसे कि तो
यहाँ पे जो है पटचित्र जो है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शारीरिक सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान न देने के बजाय बस भेद अंकित किया जाता है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। अक्सर हम लोग देखे होंगे कि जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं कि जैसे मंडप में जो हमारे यहाँ पे गौरी गणेश की मूर्ति मतलब जो भी प्रतिमा बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, शारीरिक सौंदर्य नहीं दिखाया जाता, बस दिखाया जाता है कि हाँ ये स्त्री और ये पुरुष है। हालांकि ये उसकी बात नहीं है, मतलब ये मैं भेद को समझाने के लिए बात बता दी थी। लेकिन जो पटचित्र, पट का मतलब ही क्या होता है, कपड़ा होता है। और ये इसलिए जो जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कपड़ों पर आप ये इसको बनाते हुए देखते होंगे, जो कि अंगुलियों या फिर बांस के तुलिकाओं से मतलब इसको बनाया जाता है। इसमें ब्रश का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि पटना कला चित्रकला शैली में ब्रश का यूज़ किया जा रहा था। और लेकिन इसमें पटचित्र में बस ब्रश का उपयोग न करके उंगली और बांस की तुलिका का उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं, बोला कि अन्य विशेषताएं, बोले यह यहाँ चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिखाया जाता है। ये तो बहुत सही बात है कि यहाँ पे सांकेतिक रूप है। तो बोला चित्र मुख्यतः दीवारों पर बनाए जाते हैं, मगर हाल ही में व्यावसायिक दृष्टि से एवं संरक्षण के भाव से चित्र कपड़े एवं कागज़ पर बनाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने भी पटचित्र के रूप में देखा था। कागज़ और कपड़े पर भी बनाए जा रहे हैं, पहले भित्ति चित्र थे, अभी पटचित्र भी हो गए हैं। तो बोला चित्र उंगलियों से बांस की कुची से बनाए जाते हैं, अतः पटना कलम जैसी नकाशत एवं बारीकी की कमी झलकती है। पटना कलम में क्या था, ब्रश से बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, मतलब बांस की कुची से बनाया जा रहा है। तो बोला चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग विशेष आकर्षण प्रदान करता है। आप मतलब कल्पना कर सकते हैं कि चावल से कोई रंग बनाना और उसी रंग से मतलब उंगली से आप मतलब एक चौका पार दे रहे हैं, आप मतलब एक सुंदर आकृति बना दे रहे हैं। तो एक मतलब हो सकता है कि जो भी आप कल्पना कर रहे हैं, अपनी अपनी कल्पना को आप प्राकृतिक रंगों से एक रूप दे रहे हैं, तो एक विशेष आकर्षण ये पैदा करता है। बोला कि महिलाएं इस चित्रकला शैली का प्रयोग अपने घरों में सांस्कृतिक दायित्व के रूप में पूरा करती है। जैसे कि मैंने बताया कि चाहे कोई भी सांस्कृतिक वो हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जैसे कि विवाह जैसा वो हो गया, विवाह हो या फिर कोई भी हो, तो उस टाइम पे ये करना होता है, महिलाओं को ही करना होता है, उनका दायित्व समझा जाता है। फिर स्वदेशी एवं स्वनिर्मित प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इस चित्रकला शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। सही है। फिर चित्र मुख्यतः शादी विवाह पर, त्योहारों एवं सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ भी होता है, तो पूजा पाठ के टाइम पे ये सब जो चौका वौका पारना होता है, अरिपन बनाना होता है, ये किया जाता है। फिर बोला मिथिला पेंटिंग ज़्यादातर लोगों और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव और प्राचीन महाकाव्यों के दृश्यों और देवी देवताओं को दर्शाती है, जैसे कि राम और सीता। पहले बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कृत्रिमता दिखाई नहीं देती है। और दूसरी बात ये कि हमें महाकाव्य का जो दृश्य है, हमारे प्राचीनता की झलक मिलती है, सांस्कृतिक झलक मिलती है, राम सीता की यहाँ पर झलक मिलती है। राम सीता के चित्र बनाए जाते हैं इस चित्रकला शैली में। फिर बोला वर्तमान परिदृश्य क्या है, आखिर जो मधुबनी पेंटिंग है किस परिदृश्य में है। तो बोल रहा है कि मधुबनी पेंटिंग के महत्वपूर्ण चित्रकार सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता, पद्मश्री जगदम्बा देवी, सत्यनारायण लाल कर्ण, भारती दयाल, कौशल्या देवी आदि हैं। उन सबको कुछ कुछ पुरस्कार भी मिला है अभी हाल ही में। बोला आजकल इसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली हुई है। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कई प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। ऐसे ही एक प्रदर्शनी शशिकला देवी की पेंटिंग है, जो कि जापान में आयोजित की गई है। कौन सी है ये, शशिकला देवी की पेंटिंग है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि जापान के टोकोमाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ पे, जापान के टोकोमाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। शशिकला देवी की पेंटिंग वहाँ पे आयोजित की गई है। आइए जानते हैं निष्कर्ष के रूप में कि इसका क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो है कि वैसे तो मधुबनी पेंटिंग का इतिहास माता सीता के विवाह से संबंधित है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मिथिला क्षेत्र की ये कला है, और मिथिला वहीं जो माँ मैथिली हैं, मैथिली कहिए, वैदेही कहिए या फिर जानकी कहिए, माँ सीता के ही अलग अलग नाम हैं। तो माँ सीता का जब विवाह हुआ था, तो ये इस प्रथा की शुरुआत हुई थी, मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसे सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हाल के दिनों में मिली है। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार और नेपाल की मैथिली भाषी आबादी के दैनिक जीवन त्योहारों के साथ काफ़ी हद तक मेल खाती है। आजकल मधुबनी पेंटिंग वाले कपड़ों, विशेषकर शॉल और साड़ियों की बहुत अच्छी मांग है। आपने हाल में ही देखा होगा, हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अभी मधुबनी पेंटिंग प्रिंटेड साड़ी पहना था बजट पेश करते हुए। बोला कि मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और बिहार सरकार द्वारा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है, और अन्य ट्रेनों को भी सजाने की योजना बना रहे हैं, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को एक पहचान दे पाए। भारतीय रेलवे ने अभी मधुबनी रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग के थीम से सजाया है। इस प्रकार यह कला बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल एक अलग पहचान प्रदान कर रही है, साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी प्रदान कर रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।